नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है शोक सभा। इससे पहले कविता कुछ और कहती, सचिन ने कहा, रहने दे, हम क्यों अपना दिमाग और समय खराब करें। जब पता चल ही गया है तो हम अभी गोपाल के घर चलते हैं और शाम को उठावनी में भी चलेंगे। ठीक है, मैं भी तैयार हो जाती हूँ, फिर साथ चलते हैं। कविता तैयार होने चली गई तो सचिन अतीत में गुम हो गया। गोपाल, मोहन और मुन्नू तो उनके घर के नाम थे। तीनों ताऊ चाचा के लड़के थे। बचपन में सबके मकान एक साथ थे। तीनों की उम्र में 2-3 साल का ही अंतर था। एक साथ स्कूल जाना, पढ़ना, खेलना, तीनों भाई ही नहीं दोस्त भी थे। गोपाल यानी बिहारी, मोहन यानी रमेश और मुन्नू यानी सचिन तीनों बड़े हो गए, लेकिन बचपन के उनके नाम नहीं गए। बाहरी दुनिया के लिए वे भले ही सचिन, गोपाल, मोहन हों, लेकिन एक दूसरे के लिए वे पुराने दोस्त ही थे। एक लड़का अंदर जाता और फिर मिलने की इजाज़त लेकर बरामदे में आता और अपने साथ अंदर छोड़ कर आता। सुभाष ने बैठे बैठे नोट किया कि उस लड़के के पास रिवाल्वर था। अपने भाई के देहांत पर अफसोस करने आए, मगर अफसोस का यह सिस्टम उनकी समझ से बाहर था कि कोई आगंतुकों को एक एक करके अफसोस जाहिर करने के लिए अंदर भेजा जा रहा है। आखिर 1 घंटे बाद सचिन को अंदर भेजा गया। एक आलीशान कमरे में उसकी भाभी आरती सोफे पर अपने भाइयों के साथ बैठी थी। सोफे के दोनों कोनों पर 2 खूंखार विदेशी नस्ल के कुत्तों को देखकर सचिन और कविता ठिठक गए और दूर से ही हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अफसोस जाहिर किया। सचिन व कविता को घबराया देखकर आरती बोली, कविता, इतनी दूर क्यों खड़ी हो, मेरे नज़दीक आओ। इन कुत्तों की वजह से थोड़ा डर गई थी। आरती कुछ सकुचा कर बोली, डरो मत, कुछ नहीं कहेंगे। कविता नजदीक गई और दोनों देवरानी जेठानी गले मिलकर रो पड़ी। सचिन ने आरती के भाइयों से पूछा, अचानक क्या हो गया, कोई खबर ही नहीं मिली, सब कैसे हुआ। बस क्या बताएं, समझ लीजिए कि समय आ गया था हमसे रुखसत लेने का। हम लोग भी कोई कारण नहीं जान पाए। जब समय आता है तो जाना ही पड़ता है। यह उत्तर सुनकर सचिन ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन देवरानी जेठानी आपस में कुछ फुसफुसा रही थी। तभी आरती के छोटे भाई का मोबाइल फ़ोन बजा। वह किसी को कह रहा था, देख, ये हमारी इज्जत का सवाल है, हर कीमत पर वह प्रॉपर्टी चाहिए। जीजा मर गया, उसके पीछे मालूम है ना, तुझे यह समझाना पड़ेगा। देख टिंडे, खोपड़ी में 6 की 6 उतार दूंगा। महानगरों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। हर इंसान अपने में ही व्यस्त है। कसूर किसी का भी नहीं है। वक्त की कमी सभी को है और हर कोई दूसरे से मिलने की शिकायत करता है, लेकिन व्यक्ति क्या खुद अपने गिरेबान में झांककर स्वयं को देखता है कि वह खुद जो शिकायत कर रहा है, स्वयं कितना समय दूसरों के लिए निकाल पाता है। सुबह ऑफिस जाने के लिए सचिन तैयार होकर नाश्ते की मेज पर बैठे समाचार पत्र की सुर्खियों पर नजर डाल रहे थे कि तभी फोन की घंटी बजी। फोन उठाकर उन्होंने जैसे ही हेलो कहा, दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या सचिन है। एक अरसे के बाद यह शब्द सुनकर उन्हें अच्छा लगा और सोचने लगे कि कौन है मुझे मेरे नाम से कहने वाला। नज़दीकी रिश्तेदार ही उन्हें उनके पुराने नाम से कहते थे। तभी दूसरी तरफ की आवाज़ ने उनकी सोच को तोड़ा, क्या सचिन सच्ची है। हाँ, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। आप कौन। मैं आवाज़ पहचान नहीं सका। सचिन ने प्रश्न किया, सच्ची, तूने मुझे नहीं पहचाना, क्या बात करता है। मैं मोहन। अरे मोहन, कितने सालों बाद तेरी आवाज़ सुनाई दी है। कहाँ है तू। तेरी तो आवाज़ बिल्कुल बदल गई है। थोड़ा सा जुकाम हो रहा है, पर यह बता तू कहाँ है, कभी नज़र ही नहीं आता। मोहन, तेरे से मिले तो एक ज़माना हो गया, क्या कर रहा है। तेरे से यह उम्मीद न थी।
सचिन, तू तो एकदम बेगाना हो गया है। मैंने सोचा कहीं तू विदेश तो नहीं चला गया, लेकिन शुक्र है कि तू बदल गया, पर तेरा टेलीफोन नंबर नहीं बदला है। क्या बात है मोहन, सालों बाद बात हो रही है और तू जली कटी सुना रहा है। सचिन, तू गोपाल के अंतिम संस्कार पर भी नहीं पहुंचा। आज उसकी उठावनी है, इसलिए फोन कर रहा हूँ। शाम को 3 से 4 बजे का समय है। क्या बात करता है, गोपाल का देहांत हो गया? कब, कैसे हुआ? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। 9 दिन हो गए हैं, आज तो उसकी शोक सभा है। आना जरूर। कहाँ आऊँ, बता तो बता। आज 10 साल बाद हमारे बीच बात हो रही है। न पता बताकर राजी है, न पहले बताया, बस गिले शिकवे कर रहा है। सचिन ने तीखे शब्दों में अपनी नाराजगी जाहिर की। मोहन ने उठावनी कहाँ होनी है, उसका पता सचिन को बताया। सचिन की पत्नी कविता रसोई में थी। टिफिन हाथ में लाकर बोली, यह लो अपना लंच, नाश्ता यहीं लेकर आऊं या डाइनिंग टेबल पर लगाऊं? टिफिन से खाना निकाल लो, आज ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। क्यों, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मोहन का फोन आया था, अभी उसी से बात कर रहा था। गोपाल का देहांत हो गया है, वहाँ जाना है। क्या? कविता ने हैरानी से पूछा। आज शाम को गोपाल की उठावनी है। 9 दिन हो गए और हमें पता ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं। इससे पहले कविता कुछ और कहती, सचिन ने कहा, रहने दे, हम क्यों अपना दिमाग और समय खराब करें। जब पता चल ही गया है तो हम अभी गोपाल के घर चलते हैं और शाम को उठावनी में भी चलेंगे। ठीक है, मैं भी तैयार हो जाती हूँ, फिर साथ चलते हैं। कविता तैयार होने चली गई तो सचिन अतीत में गुम हो गया। कॉलेज की पढ़ाई के बाद गोपाल ताऊजी की दुकान पर बैठ गया, मोहन चाचा जी की दुकान पर, और सचिन ने नौकरी कर ली, क्योंकि उसके पिताजी का व्यापार नुकसान की वजह से बंद हो चुका था और बहनों की शादी के खर्च के बाद मकान भी बिक गया। सचिन माँ बाप के साथ किराए के मकान में रहने लगा तो वे दूर हो गए, फिर भी आपसी नज़दीकियाँ और मेलजोल पहले जैसा ही रहा। सचिन की शादी सबसे पहले हुई, फिर मोहन की और सबसे बाद में गोपाल की। जहाँ सचिन की पत्नी कविता गरीब परिवार की थी, वहीं गोपाल और मोहन की शादियाँ बड़े व्यापारियों की बेटियों के साथ बहुत धूमधाम से हुई। अमीर घर की बेटियां कविता से दूरी ही बनाए रखती थी, लेकिन घर के बुजुर्गों के रहते कुछ बोल नहीं पाती थी। समय बीतता गया, घर के बुजुर्गों के गुजर जाने के मोहन और गोपाल की पत्नियां सेठानी की पदवी पा गई। उनके सामने कविता का कोई पद नहीं था। नतीजतन सचिन और कविता का बचपन के लंगोटिया गोपाल मोहन का साथ छूट गया। एक शहर में रहते हुए भी वे अनजाने हो गए। आज के भौतिकवाद में हैसियत सिर्फ रुपए पैसों से तोली जाती है। सचिन सोचने लगा, शायद 15 साल बीत गए होंगे मोहन और गोपाल से मिले हुए। शायद नाते रिश्ते भी सिर्फ पैसा ही देखते हैं। एक छोटी सी नौकरी करते हुए सचिन गोपाल और मोहन के नज़दीक न आ सका। तभी कविता की आवाज़ ने सचिन को अतीत से वर्तमान में ला दिया। कब चलना है? मैं तैयार हूँ। सचिन व कविता बाइक पर बैठ गोपाल के मकान की ओर चल पड़े। सचिन ने मोहन से गोपाल के नए मकान का पता ले लिया था। सचिन और कविता जब गोपाल की कोठी के सामने पहुंचे तो उसकी भव्यता देखकर हैरान हो गए। उसके सामने उन्हें अपने 2 कमरों के फ्लैट का कोई वजूद ही नजर नहीं आ रहा था। वे हिम्मत करके अंदर जाने लगे तो बड़े से भव्य गेट पर गार्ड ने उन्हें रोक लिया और विजिटर रजिस्टर पर नाम पता लिखवाया। फिर इंटरकॉम पर पूछकर इजाज़त ली, तब कहीं अंदर जाने दिया। अंदर कुछ लोग पहले से बैठे थे जिन्हें सचिन नहीं जानते थे। उन्हें कोई रिश्तेदार नजर नहीं आया। काफ़ी देर तक वे बैठे रहे। जो लोग मिलने आ रहे थे उनके डिजिटल कैमरे से फ़ोटो खींचकर एक लड़का अंदर जाता और फिर मिलने की इजाज़त लेकर बरामदे में आता और अपने साथ अंदर छोड़ कर आता। सचिन ने बैठे बैठे नोट किया कि उस लड़के के पास रिवाल्वर था। अपने भाई के देहांत पर अफसोस करने आए
मगर अफसोस का यह सिस्टम उनकी समझ से बाहर था कि कोई आगंतुकों को एक एक करके अफसोस जाहिर करने के लिए अंदर भेजा जा रहा है। आखिर 1 घंटे बाद सुभाष को अंदर भेजा गया। एक आलीशान कमरे में उसकी भाभी आरती सोफे पर अपने 2 भाइयों के साथ बैठी थी। सोफे के दोनों कोनों पर 2 खूंखार विषैली विदेशी नस्ल के कुत्तों को देखकर सुभाष और सारिका ठिठक गए और दूर से ही हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अफसोस जाहिर किया। सचिन व कविता को घबराया देखकर आरती बोली, कविता इतनी दूर क्यों खड़ी हो, मेरे नज़दीक आओ। देवरानी जेठानी आपस में कुछ फुसफुसा रही थी। तभी आरती के छोटे भाई का मोबाइल फोन बजा। फोन पर भाई की बातचीत सुनते ही आरती बाथरूम का बहाना बनाकर दूसरे कमरे में चली गई और सचिन कविता ने मौके की नजाकत समझकर विदा ली। चुपचाप दोनों घर वापस आ गए। सचिन ने टीवी चलाया लेकिन मन कहीं और विचरण कर रहा था। सचिन ने कविता से पूछा, क्या बातें कर रही थी देवरानी जेठानी? बात क्या करनी थी, बस इतना ही पूछा था कि क्या हुआ था। तूने तो पूछ भी लिया, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई। सचिन ने पानी का गिलास हाथ में पकड़ते हुए कहा, कविता मुझे तो लगता है कि गोपाल किसी गैर कानूनी धंधे में लिप्त था, तभी तो उसने कुछ ही सालों में इतना कुछ कर लिया। और जिस तरह से फोन पर किसी को धमकाया जा रहा था, उससे मेरे विश्वास को और बल मिला है। पति की बात को काटते हुए कविता ने कहा, छोड़ो इन बातों को, पहले आप पानी पी लो। हाथों में अभी भी गिलास थामा हुआ है। पानी पीकर सचिन ने बात आगे जारी रखते हुए कहा, आखिर भाई था, जानने की उत्सुकता तो होती है, आखिर उसके साथ हुआ क्या था। जिस गली जाना नहीं वहाँ के बारे में क्या सोचना। भाई था, लेकिन 10 साल में उन्होंने एक भी दिन आपको याद किया क्या? कविता ने कुछ व्यंग्यात्मक मुद्रा में कहा, छोड़ो इन बातों को, थोड़ा आराम कर ले, फिर दोपहर को उठावनी में भी जाना है। इतना कहकर कविता किचन में चली गई और सचिन का मन सोचने लगा कि क्या रिश्ते केवल रुपए पैसों तक ही सिमट कर रह गए हैं। बचपन का खेल क्या सिर्फ एक खेल ही था? शायद खेल ही था जो अब समझ में आ रहा है। समझ में तो काफ़ी साल पहले आ चुका था, लेकिन दिल मानता नहीं था। खाना लग गया। कविता की आवाज़ सुनकर सचिन हकीकत के धरातल पर आ गया। खाना खाते हुए उसने कहा, उठावनी में हमें बच्चों को भी ले चलना चाहिए। क्यों? कविता ने आश्चर्य से पूछा। बच्चे अब बड़े हो गए हैं, शादियों में हमारे साथ जाते हैं, गमी में भी जाना उन्हें सीखना चाहिए। समाज के नियम हैं, आज नहीं तो कल कभी तो उन्हें भी गमी में शरीक होना पड़ेगा। जब परिवार में एक गमी का मौका है तो हमारे साथ चलकर कुछ नियम कायदे सीख लेंगे। हमारे जाने से पहले वे आ गए तो जरूर साथ चलेंगे। दोनों बच्चे पहल और पंकज कॉलेज से आ गए। सचिन को देखकर बोले, क्या पापा आप घर में? आज आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत ठीक है, तुम्हारे गोपाल ताऊ का देहांत हो गया है। आज दोपहर को उठावनी में जाना है, इसलिए आज ऑफिस नहीं जा सका। सुनो, खाना खा लो, फिर हमको उठावनी में जाना है। क्या हमें भी? दोनों बच्चे एक साथ बोले, हाँ बेटे, आप दोनों भी चलो। हम वहाँ क्या करेंगे? पायल ने पूछा। शादी विवाह में हमारे साथ चलते हो, अब बड़े हो गए हो, गमी में भी जाना सीखो। सचिन परिवार सहित समय से पहले ही शोक सभा स्थल पर पहुंच गए। सुबह की तरह सुरक्षा जांच के बाद हॉल के अंदर गए। अंदर अभी कोई नहीं था। सचिन का परिवार सबसे पहले पहुंचा था। कमाल है, घर वाले ही नदारद हैं। शोक सभा तो समय पर शुरू हो जाती है। कम से कम आरती और उसके भाइयों को तो यहाँ होना ही चाहिए था। सोचते हुए सचिन अभी इधर उधर देख ही रहे थे कि तभी मोहन परिवार सहित पहुंचा। दोनों भाई गले मिले। मोहन, तू तो बहुत मोटा हो गया है, लाला बन गया है, क्या तोंद बना रखी है? सचिन की बातें सुनकर पायल और पंकज हैरान होकर कविता से पूछने लगे, माँ ऐसे मौके पर भी मजाक चलता है क्या? पंडित ने क्या कथा की, उनको कुछ नहीं सुनाई दी। सचिन का मन भी उचाट था। वह भी गोपाल के बारे में सोचते रहे कि उसकी मृत्यु सामान्य थी या कुछ और। खैर,
1 घंटे बाद शोक सभा समाप्त हुई। बिरादरी रुखसत होने लगी। सचिन सभा स्थल के बाहर आ गए। वहाँ कुछ पुराने परिचित वर्षों बाद मिले तो थोड़ी बहुत जानकारी गोपाल के बारे में मिलती रही कि गोपाल कई गैरकानूनी धंधों में लिप्त था। 2 बार जेल की हवा भी खा चुका था, जहां उसकी मुलाकात शातिर अपराधियों से हुई और एक पुरानी हवेली पर कब्जे के कारण विरोधियों ने खाने में जहर दे दिया, जिसे फूड पॉइजनिंग का नाम देकर बिरादरी से छिपाया गया। उसी हवेली पर कब्जे का समाचार किसी टिंडे ने दिया था, जो सचिन ने सुना था। इधर सचिन पुरुषों के बीच में और उधर कविता महिलाओं में व्यस्त थी, जहां गहनों डिजाइनों की बातें चल रही थी। शौक प्रकट कर दिया तो दुनियादारी की बातों का सिलसिला चल रहा था। कविता, तूने तो अपने को मेंटेन करके रखा है, उम्र का पता ही नहीं चलता है। तेरे साथ तेरी लड़की को देखकर लगता है हमारी देवरानी हमारी उम्र की है। ममता ने पायल को हाथ पकड़कर कहा, शादी कब कर रही है? शादी के नाम पर पायल एकदम चौंक गई। ताऊजी की शोक सभा पर शादी के रिश्तों की बात कर रही है। लोग क्या कुछ पल भी चुप नहीं रह सकते? वही राग। लेकिन कविता धीरे से मुस्कुराकर बोली, दीदी अभी उम्र ही क्या है, फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है, पहले पढ़ाई करे, फिर नौकरी, फिर शादी की सोचेंगे, अभी कोई जल्दी नहीं है। पढ़ने से कौन रोक रहा है? अच्छा रिश्ता आए तो आंख बंद करके हाँ कर देनी चाहिए। बाद में उम्र ज़्यादा हो जाए तो अच्छे लड़के नहीं मिलते। मेरे भाई का लड़का एकदम तैयार है, अब तो ऑफिस जाना शुरू कर दिया है, हमारे से भी ज़्यादा काम है उसका। कहें तो बात चलाऊं? कौन से भाई का लड़का, बड़े या छोटे का? कविता पूछ बैठी। पायल मन ही मन जल भुन गई, पर कुछ बोली नहीं। बड़े वाले का बड़ा लड़का, बचपन में जिसे चिंटू कहते थे, याद होगा? ममता बोली, अरे हाँ याद आया, चिंटू जैसा नाम था वैसा फुटबॉल की तरह गोल था। कविता की बात बीच में काटते हुए ममता ने कहा, अब तो जिम जाकर हैंडसम बन गया है, मिलेगी तो गस खा जाएगी। अभी नहीं दीदी, पहले पढ़ाई पूरी कर ले फिर। अभी सचिन को कोई जल्दी नहीं है। आजकल लड़कियां जॉब भी करती हैं, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। इतने में मोहन कुछ और रिश्तेदारों के साथ आया। भाभी जी, आज हम कितने साल बाद मिले हैं, सचिन कहाँ है? अरे वहाँ कोने में खड़ा है। सचिन इधर आ। मोहन की आवाज़ सुनकर पंकज और पायल सोचने लगे कि पापा ने एक अलग दुनिया दिखाई है, जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। यार सचिन देख, आज सभी भाई भाभी बच्चों सहित जमा हैं, एक यादगार अवसर है, हम सब की एक साथ फोटो हो जाए। कहकर मोहन ने अपने बेटे को आवाज़ लगाई, अजय निकाल अपना नया मोबाइल और खींच फोटो। मोबाइल भी क्या चीज़ निकाली है, छोटा सा मोबाइल और दुनिया भर के फीचर्स। अजय फोटो के साथ वीडियो भी बनाने लगा। सभागार के बाहर शोक का कोई माहौल नहीं था, एक पिकनिक सा माहौल था। कुछ देर बाद सबने विदा ली। घर आकर सचिन टेलीविज़न पर एक न्यूज़ चैनल देख रहे थे। पंकज ने कहा, पापा ये अनुभव जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगा। बेटे, मृत्यु जीवन का एक कटु सत्य है, किसी के जाने से संसार का कोई काम नहीं रुकता। हर तरह के लोग दुनिया में तुम्हें मिलेंगे। आज तुमने देखा कि पत्नी को पति की मृत्यु का कोई दुख नहीं था। शोक सभा एक पार्टी लग रही थी। कहीं ऐसा भी देखोगे कि पत्नी पति की मृत्यु पर टूट जाती है? जितने लोगों के व्यवहार का विश्लेषण करोगे, उतनी ही दुनिया की गहराई को जान पाओगे। हर इंसान अपनी सुविधा के अनुसार जीने का मापदंड स्थापित करता है, अपने लिए कुछ और, दूसरों के लिए कुछ और। बेटे, मैं आज तक दुनियादारी नहीं पहचान सका। यह एक विस्तृत विषय है, इसे समझने के लिए पूरा जीवन भी कम है। किताबों से बाहर निकलकर कुछ व्यवहारिक ज्ञान मिले, इसी उद्देश्य से तुम्हें वहां लेकर गए थे। कॉलेज के बाद असली ज़िंदगी शुरू होती है, जो रहस्यों से भरपूर है। मुझे लगता है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी इन रहस्यों को नहीं जान पाया है। हाँ, अपनी एक पहचान और परिभाषा वह जरूर दे जाता है। इस दुनिया में किसी के आने और किसी के जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ सिर्फ 2-4 मिनट के लिए है
शौक मनाया जाता है, फिर सभी अपनी अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें याद करने का समय भी नहीं होता। बच्चे अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं और नाते रिश्तेदार भी अपने अपने घर को निकल जाते हैं। उसके बाद कोई किसी को पूछने वाला नहीं होता। यही ज़िंदगी है और यही दुनियादारी है, जिसमें किसी के होने या ना होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ सभी अपने बारे में सोचते हैं, अपनी सुख सुविधा के बारे में सोचते हैं, दूसरों से कोई लेना देना नहीं होता। अगर अपने आप खुश हैं तो सभी लोग खुश दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।